Hello everybody, myself Akanksha and I am your biology teacher. I am Masters of Science in Obstetrics and Gynecological Nursing. So welcome to Digital Gyan Shala. So here we proceed. हमें हर कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी हो, चाहे वो पढ़ाई हो या लाइफ में कुछ भी, हमें हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करना चाहिए. इसलिए मैं भी आपके लिए कुछ पॉजिटिव लेकर आई हूँ और कुछ बताना है. We are what our thoughts have made us, so take care about what you think. See, हम जो सोचते हैं कहीं ना कहीं हम वही करते हैं और उन्हीं थॉट से हमें एनर्जी मिलती है. तो हमेशा पॉजिटिव सोचें और हमेशा अपने एम को फोकस करें. Let's proceed with our topic, and today we'll deal with life process, and in life process we will talk about nutrition. Life process. See, what made us differentiate from non-living thing? ये आपको पता है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि क्या चीज़ हमें नॉन-लिविंग थिंग से अलग दिखाती है, बताइए. यस, ओके. हम लोग ग्रो करते हैं. देखिए मेरे घर में ना एक टेबल था छोटा सा. मैं भी बहुत छोटी थी पर मैं बड़ी हो गई, लेकिन वो टेबल उतना ही रहा. इसका मतलब मैंने ग्रो करा, उसने ग्रो नहीं करा, है ना. बहुत सी चीज़ें हैं हमारे, जैसे चोट लग जाती है तो वो फटाफट से सेल्यूलर ग्रोथ हो जाएगी, या फिर उसके अलावा है रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म. देयर आर अ लॉट ऑफ मेनी थिंग्स जो हमें डिफ्रेंशिएट करती है किससे, नॉन लिविंग थिंग से. एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, क्या क्या है बेटा, ब्रीथिंग, क्या क्या है बताइए, ब्रीदिंग, ग्रोइंग, यस, रिक्वायरिंग न्यूट्रिशन, हम सब लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स मीन्स रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई. आज आपको कोई गरम गरम सा कुछ लगा दे तो आप क्या करेंगे, फटाफट से हाथ अपना पीछे कर लेंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ सेंस हो रही है. आज आप टेबल पे कुछ भी रखो, क्या वो फील कर पाएगी, नहीं. दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. यस, देयर आर सर्टेन वाइटल प्रोसेसेस. वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट. क्या क्या प्रोसेसेस हैं, देखिए. मेंटेन होम्योस्टेसिस, मैं इसका मीनिंग आपको बताऊंगी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, दे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज प्रोसेस कंटेन्स कंटिन्यू टू अकर इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग. ऐसा नहीं है कि आप सो जाएंगे तो आपकी हार्ट बीट रुक जाएगी, आपका डाइजेशन रुक जाएगा, या आपके अदर प्रोसेसेस जो बॉडी में चल रहे हैं वो रुक जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे लाइफ टाइम चलते हैं. These processes are essential for all living organisms including plants and animals. हम दोनों की बात आज करने वाले हैं, दोनों में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे. These life processes are nutrition, photosynthesis, transportation, metabolism, respiration, reproduction and excretion. Fine. Let's move forward. Characteristic of a living being. क्या क्या है आपके कैरेक्टरिस्टिक, देखते हैं. ग्रोथ, ये आपको पता ही है, हम ग्रो करते हैं, है ना, हमारी सेल्स वगैरह ग्रो करती है. रिप्रोड्यूस, हम सब लोग रिप्रोड्यूस करते हैं. हेरिडिटी, होता है ना किसी के मदर फादर की या दादा दादी की या नाना नानी, किसी की आई ब्लू है, आपकी भी आईज ब्लू है, तो वो क्या है, हम हेरिडिटी होती है. जैसे किसी के कर्ली हेयर, किसी के फादर के कर्ली हेयर्स हैं तो उनके बच्चे के भी कर्ली हेयर्स होंगे, तो ये चीज़ हेरिडिटी होती है जो जनरेशन टू जनरेशन आगे जाती है जीन्स से. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज होम्योस्टेसिस. ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ होम्योस्टेसिस और मेटाबॉलिज्म क्या होता है. बेटा होम्योस्टेसिस होता है, हमारी बॉडी है, ठीक है, एक बाहर का एनवायरनमेंट होता है, एक हमारी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट होता है. इन दोनों में जो बैलेंस मेंटेन होता है ना, दैट इज होम्योस्टेसिस. ओके, बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. पर अब आप पूछेंगे मैम ये होता कैसा है, क्या मेंटेन करना है, कौन सा एनवायरनमेंट, क्या बैलेंस करना होता है. लेट मी टेल यू. देखो, आपने देखा है आप गर्मी में जैसे लाइट चली जाती है एकदम से तो आपको पसीना आने लगता है. क्यों, आप धूप में जाते हो तो आपको पसीना आता है. बेटा आपकी बॉडी के अंदर का एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है ना, एक पर्टिकुलर आपका टेम्परेचर है. अब बाहर क्या है, बहुत गर्मी है, हमारी बॉडी से क्या होता है, हमें स्वेटिंग होती है. वो स्वेटिंग क्या करती है, हमारी बॉडी को कूल डाउन करती है. तो हमने क्या करा, हमारी बॉडी ने क्या करा, एक होम्योस्टेसिस मेंटेन किया. हमारी बॉडी ने खुद को कूल डाउन किया बाहर के टेम्परेचर को देखते हुए. ऐसे सर्दियों में होता है, सर्दियों में क्या आपको नहा के निकलते एकदम से आपको ठिठुरन होती है, आप है ना, से शिविर करते हो. शिवरिंग इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज ओनली.
ठीक है, वो एक बैलेंस है। हाँ, हमारी बॉडी के अंदर का एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, वी ऑल नो दैट, राइट। बाहर बहुत सर्दी है, मतलब हमारी बॉडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंडा एनवायरनमेंट है। एक हमारी बॉडी को मेंटेन करना है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, तो एक बैलेंस बिठाया ना हमने, ठीक है, वो है होम्योस्टेसिस। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ चलती है, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को का मतलब बताती हूँ। देखिए, मेटाबॉलिज्म इज अ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी सेल्स। सेल्स के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, उसी को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, जो कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आवर बॉडीज नीड दिस एनर्जी टू डू एवरीथिंग फ्रॉम मूविंग टू थिंकिंग टू ग्रोइंग। यस, सी, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये दो से मिलकर बना है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो मैं एज ए स्टूडेंट कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में क्या होती थी, बहुत कंफ्यूज होती थी, तो मैंने इसको कैसे याद रखा, कैटाबॉलिज्म काटना, तोड़ना, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म में क्या हुआ कि हमने कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर दिया, दैट इज कैटाबॉलिज्म। अब आपको भी याद रहेगा ना, काटना, ठीक है, ये मैं भी ऐसे याद रखती थी। नेक्स्ट इज एनाबॉलिज्म, मतलब इसमें हमने क्या किया था, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा था, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स को, देखिए, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमने क्या करा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। वहीं हम एनाबॉलिज्म की बात करें, इसमें उल्टा है बेटा, इसमें हमने छोटे छोटे पार्ट से मिला के एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना लिया। अच्छा मुझे बताओ, इसके एग्जाम्पल्स बताओ, जल्दी से बता दो, आपको याद है क्या। देखो, कैटाबॉलिज्म का जो एग्जाम्पल है वो है रेस्पायरेशन। हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज टूटता है और उससे एनर्जी मिलती है, राइट। तो इससे क्या हुआ, ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हो गया। तो कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल हो गया आपके रेस्पायरेशन, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं एनाबॉलिज्म, अब एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में आपको याद है, हम छोटे छोटे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है ना, वाटर हुआ, इन सब से मिला के कॉम्प्लेक्स चीज बना रहे हैं, मतलब एक ग्लूकोज बना रहे हैं। तो ये हुआ। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल, आप क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। यस और नो, से यस और नो। बेटा लाइफ प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज हम डाइजेशन के बारे में कंप्लीट बात करेंगे, है ना, और मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगी। ओके, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, होम्योस्टेसिस में आपको समझा चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर होम्योस्टेसिस एंड फीडबैक, देखिए आपके सेंसर्स होते हैं, है ना। अब देखो बाहर क्या हो रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, अब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और आपका एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है अंदर का, तो क्या होगा, आपको स्वेटिंग हो रही है। यहाँ पे क्या है कि बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ठंडा है, तो इसको शिवरिंग हो रही है, एक बैलेंस बिठाने के लिए, ठीक है, दैट इज होम्योस्टेसिस। आई होप यू आर गेटिंग इट, फाइन। हम न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है ये बताइए, क्या क्यों हेल्पफुल है, क्यों चाहिए हमें न्यूट्रिशन। आप जो खाना खाते हो ना, बहुत सी चीज़ें हम खाते हैं, उनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो डाइजेस्ट होगा, है ना, हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। देखिए, प्रोसेस ऑफ इनटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम जो खाना खा रहे हैं, फिर उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और उसका हम यूटिलाइजेशन करें बॉडी के अंदर, फाइन। प्रोसेस ऑफ breakdown of nutrients into smaller molecules and their absorption, ये मैं आपको बताऊंगी भी। डाइजेशन क्या होता है, फूड प्रोवाइड क्या करता है हमें, न्यूट्रिशन और एनर्जी। फूड हमें न्यूट्रिशन और एनर्जी दोनों देता है। न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स तो कर रहे थे देर से, पर होता क्या है, सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, वर्क एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स देना, ठीक है। अच्छे न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारी जो भी है पूरी प्रोसेसिंग अच्छी चल सके, है ना। हमारे आप लोगों ने बहुत सारी डेफिशिएंसीज पढ़ी होंगी, इस डेफिशिएंसी से ये वाली बीमारी हो जाती है, ये हो जाता है, तो हर चीज़ का एक जंक फूड खाना गलत बात है।
ठीक है, जंक फूड मत खाया करो, मैं एज ए टीचर आपको एडवाइस करती हूँ। ओके, देखो हमारे न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जो हम ज़्यादा, हमारी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये हम डेली बेसिस पे लेते हैं, हम चपाती खाते हैं उसमें कार्ब्स होते हैं, है ना, फैट्स लेते हैं हम रोज, ऑयल घी वगैरह सब खा रहे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेटा जो हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी ज़्यादा हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं, जो हम कम मात्रा में लेते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स क्या आपको याद रहेंगे? मैं वापस बता देती हूँ, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें नॉर्मल कम मात्रा में चाहिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स। फाइन, नेक्स्ट सी, न्यूट्रिएंट्स की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें। न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। बेटा हर टर्म अपना मीनिंग खुद बताती है, कैसे? यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? ऑटो। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो ऑटो का मतलब होता है आपके सेल्फ, जो खुद से खाना बनाए, जो दूसरों पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। क्या है बताओ मुझे, एग्जाम्पल बोलिए जल्दी से, आपको पता है ना? प्लांट, यस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि किसमें, प्लांट्स, एल्गी में हमें देखने को मिलते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज भी इस न्यूट्रिशन का टाइप होते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग लाइट एंड एनर्जी और केमिकल एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अभी हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कीमोसिंथेसिस रेस्पेक्टिवली। ओके, ऑटोट्रॉफिक मतलब हमें पता लग गया कि ऑटोट्रॉफिक जो खुद से खाना बनाए। फाइन। हेट्रोट्रॉफिक, देखिए होमवर्क देती हूँ फटाफट से, इन दोनों में आप अच्छे से 4 डिफरेंसेस लिख लेना। फाइन, एक कॉपी में, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेट्रोट्रॉफिक बेटा, हेटेरो मतलब होता है अदर। अदर मतलब जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहे अपने फूड के लिए। क्या हम डिपेंडेंट हैं? अब आप बोलोगे नहीं मैम, हमारी तो मम्मा रोज खाना बनाती है, हम तो नहीं लेते हैं ऐसे किसी से। पर जो आपके घर में फूड आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? प्लांट, यस। वेजिटेबल्स आ रही हैं, जितने भी मसाले हैं सब बाहर से आ रहे हैं। क्या आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं उनको? नहीं, इसलिए हम भी इसी में आते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है? हैज सब टाइप्स। क्या क्या होते हैं बेटा? होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसको हम बताते हैं। आप बस ये ध्यान रखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक, इसके 2 टाइप्स हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में खाना वो खुद बना रहे हैं, हेट्रोट्रॉफिक वाले दूसरों पे डिपेंडेंट है। ऑटोट्रॉफिक में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेलिंग करते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक में हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, जिसमें भी हम क्या करते हैं बेटा? जो आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ये हम उसको डिटेल में देखेंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फाइन। If an organism can nourish itself by making its own food, yes, बताया था ना मैंने, जो खुद से खाना बनाए, क्या यूज करके? सनलाइट को या फिर केमिकल को। सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आप बोलोगे मैम सनलाइट तो ठीक है, केमिकल क्यों लिखा है आपने? बेटा कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो केमिकल को यूज करके भी अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। फाइन, देखो प्लांट फोटोसिंथेसाइज क्या यूज करते हैं? लाइट एनर्जी, सनलाइट, यस, एंड आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक। देखो फ्यू बैक्टीरिया जो कि केमिकल का यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक। देखो बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो मीन्स होता है लाइट, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो मतलब होता है केमिकल, ठीक है। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब जो भी अपना खाना बनाते हैं। देखो केमिकल का यूज करके खुद से खाना बनाने वाले को बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, और सनलाइट को यूज करके खुद से खाना बनाने वालों को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। गॉट इट? आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो, आप हमारे नंबर पे इजीली व्हाट्सएप कर सकते हैं। कभी भी कोई भी छोटा सा डाउट आप पूछ सकते हैं। फाइन, लेट्स मूव अहेड। फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं बेटा। आप बचपन से ये चीज़ पढ़ते आए हो, बचपन से ही पढ़ रहे हो,
बट अब आप बड़े हो गए हो तो थोड़ा सा ज़्यादा सीखेंगे इसको। वैसे हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि हमारी, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, CO2 हमें मिलता है। CO2 एनवायरनमेंट में होता है, प्लांट है ना, CO2 का है एनवायरनमेंट में है, हम लोग रिलीज कर रहे हैं, CO2 का यूज़ होता है। CO2 कहाँ से मिल रहा है बेटा? एनवायरनमेंट से, ठीक है। एक हम H2O की बात करें, प्लांट H2O कहाँ से ले रहा है बेटा? रूट से या सॉइल से, विद द हेल्प ऑफ रूट। यस। अब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हम बताएंगे अभी आपको। सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। आपके NCERT में प्लस H2O भी दे रखा है, आप वो भी लिख सकते हैं, पर ये भी सही है, फाइन। ये क्या करता है? 6H2 है वहाँ पे, तो आप NCERT का भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है, फाइन। अब होता क्या है बेटा? सनलाइट, सनलाइट क्या करती है हमारी लीव्स में? आपको थोड़ा सा डिटेलिंग बता देती हूँ, सुनना मेरे मुझसे, है ना, ठीक है। क्या होता है कि सनलाइट जो होती है, आपकी लीफ होती है ना, लीफ में क्या होता है, हमारे पास शायद फोटो होगी, देखो ये आपकी जो लीफ होती है ना, लीफ के अंदर आपके क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे ही लाइट पड़ती है क्लोरोफिल एक्टिव हो जाता है ना, इसलिए सनलाइट इंपॉर्टेंट है। लाइट उस पर गई, क्लोरोफिल एक्टिव हुआ, एक्टिवेट हुआ, फाइन। अब सनलाइट क्या होती है, केमिकल एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, और वो H2O को तोड़ती है, मतलब वाटर हाइड्रोलाइसिस करती है। तो ये चीज़ होती है, हाइड्रोलाइसिस करेगी और कुछ ऐसे ATP फॉर्मेशन होगा। खैर आपको काम नहीं है इतना डिटेल जाने का, तो हम बहुत ही सिंप्लीफाइड पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ली, वाटर आपके सॉइल से आया, आपकी जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जाके अंदर। क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, क्लोरोफिल में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। हम एक बार पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में। ध्यान रखना है हमें, हम बच्चों वाली डेफिनेशन अब नहीं लिखेंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स लाइक एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड यूज्ड टू कन्वर्ट, क्या क्या कर रहे हैं हम? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन में, और एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड में। आई होप यू गॉट इट। फोटोसिंथेसिस क्या है? इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म्ड। फूड ही बन रहा है फोटोसिंथेसिस से, ये बन रहा है ना ग्लूकोज। द प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, हमने सनलाइट यूज करी, ठीक है, ये सनलाइट यूज करी, वाटर यूज करा, जो कि क्या करते हैं? प्रोवाइड नरिशमेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड देमसेल्व्स। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल is essential for photosynthesis and stomata to facilitate the intake of carbon dioxide. क्लोरोफिल क्या करता है बेटा? फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या है। फाइन बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको वो जो चीज़ बता रही थी ना, अब हम यहाँ पढ़ेंगे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर एक्चुअली होता क्या है। हमने इक्वेशन तो पढ़ लिया। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा? जो लाइट एनर्जी है, जो सनलाइट से हमें सनलाइट मिल रही है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मैंने आपको जो बताया था कि सनलाइट क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर देती है। एब्जॉर्ब हुआ, ध्यान रखो, सब कुछ इमेजिन करते हुए चलो। सी एवरीथिंग इज अबाउट इमेजिनेशन। जो हम पढ़ते हैं उसको इमेजिन करते चलो, ताकि क्या होगा, आपको बिल्कुल क्लियर रहेगी चीज़ें, याद लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, एक साइंस, आप लोग बोलते हो मैम हमें याद नहीं रहता है ना, आप लोग अपने टीचर से बोलते हो ना याद नहीं रहती है चीज़ें। सी आप जितनी ज़्यादा अपने सेंस ऑर्गन्स को काम लोगे ना, उतना ज़्यादा और उतने लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को याद रख पाओगे। कैसे? आप चीज़ देख रहे हो, अभी जैसे आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, आप सुन रहे हो, अगर आप साथ में लिखोगे भी सही, है ना, आप लिख भी रहे हो, बोल रहे हो, तो आपके ज़्यादा सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ब्रेन में ज़्यादा टाइम के लिए चीज़ें स्टोर्ड रहती है, क्योंकि आपका हाथ भी चल रहा है ना, ध्यान रखना।
अब क्या होगा, जो लाइट एनर्जी आई हमारे पास, हमने उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो गया, फिर लाइट एनर्जी का कन्वर्शन हो गया। उसके बाद ये मैंने आपको बोला था एक टर्म हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स का टूटना, है ना। किस किस में टूटता है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, समझे, ग्लूकोज में। वापस बता देती हूँ, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जो आपकी सनलाइट आई बेटा, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस लिखी थी हमने, सनलाइट ने क्लोरोफिल को एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करके फिर क्या हुआ कि हमारी जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फाइन, कन्वर्ट होने के बाद वो क्या हुआ कि हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, जो याद है प्लांट में रूट्स के थ्रू जो वाटर आ रहा है उसका क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुआ। हम उसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब टूटना, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। किस किस में हाइड्रोलाइसिस, किस किस में टूटा, H2O, एक तो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाती है जो हम इनहेल करते हैं ना, प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। सी बेटा इस पे भी क्वेश्चन आता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं ना। कैसे याद रखोगे, जब हम इमेजिन करते हुए चलोगे। ये एक क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड्स में, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। क्या करते हैं डेजर्ट प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में लेते हैं एंड एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो आपकी एनर्जी है वो क्लोरोफिल वगैरह वो सब दिन में उसका यूज लेते हैं। नेक्स्ट, आपके एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम है, आपके क्रॉस सेक्शन लीफ का, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, ये आपका लीफ का क्रॉस सेक्शन। अगर मैं लीफ को ऐसे काटूँ, है ना, सामने से काट रही हूँ, तो उसके अंदर क्या होगा, मतलब यहाँ अंदर क्या है, ये सब चीज़ें बेटा, ये होती है आपकी अपर एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस मतलब स्किन आप बोल सकते हो। ये अपर एपिडर्मिस हुई सबसे ऊपर वाली, सबसे नीचे क्या हो गई, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। आपकी जो लीफ है यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको स्टोमेटाज मिल जाएंगे, स्टोमेटा मिलते हैं यहाँ पे। ये देखिए आपको छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, ये एयर स्पेसेस हैं, ठीक है। ये आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सेल के अंदर, ठीक है, कि ये एक सेल ऑर्गेनेल है जिसमें क्लोरोफिल होता है। अ क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेल विद इन द सेल ऑफ प्लांट, ये सिर्फ प्लांट में ही होगी, हमारे अंदर नहीं मिलेगी, ऑफ प्लांट्स एंड सर्टेन एल्गी दैट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने आपको इक्वेशन समझाई है, इसको हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, राइट, which is the process by which energy from the sun is converted into chemical energy for growth। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि हमने सनलाइट को किसमें, सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। देखिए ये आपकी क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर फ्लूइड होता है। आप देख रहे हैं इसमें कॉइन, आप बहुत सारे कॉइन को एक साथ इकट्ठा कर दोगे ना और इसमें रख दोगे, वैसा ही ये स्ट्रक्चर, ये कॉइन्स टाइप रखे हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है, और स्ट्रोमा में एंजाइम होते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड है, इनको ग्रेनास बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ग्रेना, ठीक है। इनके अंदर एक्चुअली एक, इसको आप उठाओ कॉइन को, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना, इसलिए क्लोरोफिल लाइट की प्रेजेंस में काम करता है। और ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्यों जरूरी है बताइए। जो प्लांट होता है, लीफ होती है, लीफ के अंदर, लीफ जैसे ये लीफ है, ये देखिए लीफ है, इसको आप जूम आउट करके देखोगे आपको कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, ये दिख रहा होगा, ऐसे करके बना हुआ है, दिख रहा है, ये देखिए, है ना, ये होते हैं बेटा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्यों हमारे लिए, क्यों लीफ के लिए इम्पॉर्टेंट है,
आपने देखा है मतलब ऑक्सीजन रिलीज होती है, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, प्लांट उसको इनहेल कर रहा है। हाउ? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा ओनली। स्टोमेटा क्या करेगा? स्टोमेटा ऐसे आप रखोगे ना, इसको ओपन स्टोमेटा बोलते हैं, ये ऐसे ओपन और क्लोज होता रहता है इस तरीके से। तो क्या होता है कि ओपन होगा, ठीक है, क्या करेगा? ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेगा, फिर ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेगा। इस तरीके से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है प्लांट के अंदर। फाइन, पर वो प्रोसेस होता कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। क्या होता है बेटा, आपने वो सुना है ऑस्मोसिस, सुना होगा, पढ़ा होगा ना 9th में। क्या होता है कि जैसे ये आपके गार्ड सेल्स हैं, है ना, गार्ड सेल्स हैं। अब क्या होता है, जो ये आसपास इस तरीके से आपके सेल्स होती है। अब इन सेल्स में क्या होता है? वाटर आ जाता है, पानी। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये वाटर आने की वजह से क्या होता है, ये फूल जाता है, ये बिल्कुल, ये जो ओपनिंग होती है ना गार्ड सेल्स की, ये उसके फूलने से होती है, इसके अंदर वाटर चला जाता है। ये गार्ड सेल है, इसमें क्या चला गया? वाटर चला गया एकदम से, क्योंकि बाहर हमें पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है। यहाँ पर अभी यहाँ पर H2O ज़्यादा है तो वो कहाँ मूव कर जाएगा? अंदर की तरफ, मतलब गार्ड सेल में। तो गार्ड सेल स्वेलन अप हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? अब क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में कि जो आपके गार्ड सेल हैं उनमें ज़्यादा वाटर हो गया। यस, तो अब वहाँ से वाटर कहाँ मूव करेगा? वापस बाहर की तरफ। यस और नो? यस। तो वैसे उसी तरीके से क्या होता है, जैसे गार्ड सेल से बाहर की तरफ मूव करा वाटर तो ये श्रिंक हो गए, अब बाहर से वापस अंदर मूव करा तो ये स्वेलन अप हो गए, तो ओपन हो गए। ये इसका प्रोसेस है। अब हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। स्टोमेटा आर पोर्स। यस, पोर्स मतलब कि आपके लीफ पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उन्हीं को हम स्टोमेटा बोलते हैं। दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। अभी मैंने आपको जो क्रॉस सेक्शन बताया था उसमें सबसे नीचे हमने देखा था गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। देखो ये मैंने आपको बताया था। ओके, आई एम सो सॉरी। हमने जो लीफ पढ़ी थी, इस सेक्शन क्रॉस सेक्शन पढ़ा था, उसके जो सबसे नीचे, आप नीचे वाला पार्ट देखोगे ना तो नीचे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? फाइन। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? ईच स्टोमा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। ये जो है ना, ये गार्ड सेल है जो इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, ये गार्ड सेल्स होते हैं विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर। ये जो होता है ये स्टोमेटा होता है और ये गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये गार्ड सेल्स हैं। अब ये क्या कर रहा है? इस पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को मेंटेन कर रहा है। यस और नो? यस, वही यहाँ लिखा है कि ईच स्टोमा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल, जो कि उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को मेंटेन कर रहा है। द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन। ये मैंने अभी आपको बताया, वाटर अंदर आएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा, मतलब जो गार्ड सेल हैं उनके बाहर कुछ बना हुआ है। वापस बता देती हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, इनमें वाटर है। अब क्या हुआ? यहाँ का लो कंसंट्रेशन, यहाँ का हाई कंसंट्रेशन, यहाँ मूव करा। अब यहाँ हाई हो गया, यहाँ लो हो गया, फिर यहाँ वाटर मूव कर जाएगा। इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसकी मेंटेन होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस, जो हम पढ़ चुके हैं। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इजीली हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? इसमें आते हैं हमारे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और एक आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब सैप्रोफाइटिक क्या होता है? हम बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक क्या होता है? सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, सड़े गले पदार्थों पे जो अपना फीड करता है उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, फंगाई। पैरासाइट क्या होते हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर या फिर उनके द्वारा अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करें। ठीक है, जैसे लाइसिस, बहुत ही नॉर्मल से एग्जांपल बताती हूँ। लाइसिस जो आपकी जुएं पड़ जाती है ना, वो क्या करती है? आपका ब्लड सक कर रही है, मतलब आप ही के ऊपर रहकर आप ही के ब्लड, आप ही के बॉडी से न्यूट्रिशन ले रही है, और आप क्या हुए? होस्ट। पैरासाइट्स कौन से ऑर्गेनिज्म है? जो होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं। हम क्या हैं? होस्ट हैं।
ठीक है, समझ में आया, वो पैरासाइट्स होते हैं। एक बार पढ़ लो, सम ऑर्गेनिज्म फीड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्न कॉज हार्म, हमें इससे कोई फायदा नहीं है, दिस इज कॉल्ड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यस, these parasites live on the body or in the body of a host, या तो हमारे ऊपर रहेंगे या हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे, and derive the nutrition directly from the body of the host। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, लीच हुआ, स्कैरिस आपकी बॉडी में रहता है, कुस्कुटा प्लांट है ना, आपने देखा होगा दूसरे प्लांट्स पे चढ़ जाती है और उनसे पूरा न्यूट्रिशन ले लेती है। ठीक है बेटा, इतना आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है न्यूट्रिशन इन अमीबा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अमीबा फीड्स बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो पूरा जो होता है ना फूड को होल कंप्लीटली ले लेता है और जो भी लिक्विड हुआ सॉलिड हुआ सब तरीके का न्यूट्रिशन लेता है। इट एनगल्फ द फूड पार्टिकल यूजिंग सूडोपोडिया। बेटा सूडो मतलब होता है फॉल्स, क्या होता है, फॉल्स। अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है वो हम बात कर रहे हैं। होलोजोइक, सबसे पहले तो आप क्या लिख देना अगर क्वेश्चन आता है तो कि होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, फूड पार्टिकल को क्या कर लेगा, एंगल्फ कर लेगा। देखिए कैसा होता है, जैसे ये अमीबा है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल रखा हुआ है तो ये क्या करेगा कि अपने से फॉल्स फीट को उसकी तरफ बढ़ाएगा। ठीक है, ये देखो जैसे आप किसी को हक करते हो तो क्या करते हो, ऐसे अपने हाथ को करते हो, तो ये भी क्या कर रहा है, उसको हक करने जा रहा है, पर फूड पार्टिकल को नहीं पता कि इसको खा जाएगा। फाइन, ये देखिए इसने सूडोपोडिया मतलब ये फॉल्स फीट इसने करे। हमारे पास डायग्राम है, देख लीजिए, ये कोई फूड पार्टिकल है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है। आगे देखो स्टेप में क्या हो रहा है, सूडोपोडिया, ये फॉल्स फीट हुए इसके, ये इसने क्या करा, धीरे से क्या करा, उस फूड पार्टिकल को अंदर लेने की कोशिश करी। अब फूड पार्टिकल अंदर चला गया और इसने एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया। फूड, ठीक है, वो पूरा अमीबा के अंदर जा चुका है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा फूड वैक्यूल बन चुका है, अब उसका धीरे 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 डाइजेशन शुरू होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होना लग जाएगा, है ना, ये फोर्थ स्टेप आ गई, पूरा वो डाइजेस्ट हो चुका है और इसने वापस क्या करेगा, अपना जितना भी यूज़ लेके न्यूट्रिशन को और अपना वेस्ट जो है वो इजेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, इजेस्ट कर देगा या फिर सीक्रेट आउट कर देगा। द engulfed food gets enclosed in a food vacuole, ये मैंने आपको बताया अभी। yes, as the food vacuole passes through the cytoplasm, साइटोप्लाज्म, अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है, जब वो फूड उसके कांटेक्ट में आता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन टेक्स प्लेस। साइटोप्लाज्म हेल्प करेगा किसकी, ये तो यूनिसेल्युलर है ना बेटा, हमारे जैसा इसका इंटेस्टाइन तो होगा नहीं, स्टमक तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वही उसका डाइजेशन भी कर रहा है, एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है, एसिमिलेशन भी कर रहा है। फाइन, अब क्या होगा, जब फूड वैक्यूल ओपन आउटसाइड, द इजेशन ऑफ जो भी होगा हमारा अनडाइजेस्टेड फूड अमीबा का होगा, वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। आई होप यू गॉट दिस टॉपिक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इन अमीबा आपके एनसीईआरटी में बहुत ही छोटा सा एक 4-5 लाइन दे रखी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें क्या होता है, ये आपके स्लीपर शेप्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन लेता है। ये क्या करते हैं, इनमें सीलिया होते हैं बेटा, देखो सीलियाज हैं, इनको सीलियाज बोलते हैं, ठीक है। दैट हेल्प देम टू एनगल्फ द फूड, ये क्या करते हैं, सीलिया के थ्रू अपने वो फूड को अंदर ले लेते हैं थ्रू द ओरल ग्रूव, ठीक है। ये देखिए, ये इसके ना यहाँ पे इस तरीके का बना होता है, ये इस तरीके का, इसके थ्रू अपने फूड को अंदर ले लेते हैं, सीलिया से पास लाएंगे और इसमें अंदर पता अंदर अब ऑर्गेनिज्म को पता नहीं ना, इसके पास ऐसा छोटा सा माउथ भी है। अ फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड एनक्लोजिंग द फूड, अब इसके अंदर वो फूड जाएगा, एक फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाएगा जैसे अमीबा में हुआ था। अब क्या होगा, इट मूव्स थ्रू द साइटोप्लाज्म, द प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लोसिस, ठीक है। अब क्या होगा कि वो फूड अमीबा में भी सेम गया था, याद है, कितना इजी है ना, आप बहुत ही इजी है, 10th में बहुत अच्छे परसेंटाइल लाना बहुत इजी है, आपको बस अच्छे से समझनी है चीज़ें। इट मूव्स थ्रू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फूड वैक्यूल जैसे जैसे कांटेक्ट में आ रहा है, क्या उस पहले तो आप ये याद रखना कि साइटोप्लाज्म में जो जा रहा है, मूव कर रहा है, उस प्रोसेस को हम साइक्लोसिस बोलते हैं। फूड डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल, जो भी फूड था वो फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है और एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है।
अब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एक टाइनी पोर जिसको बोलते हैं हम एनल पोर, ठीक है, एनल पोर या साइटोपाइक भी बोल सकते हो आप, वो उसके थ्रू बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये एनल पोर है, ये आपके देखो यहाँ से फूड आया, फूड वैक्यूल क्रिएट हुआ, डाइजेशन हुआ और ये एनल पोर के थ्रू आपका जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आ जाएगा। गॉट इट एवरीवन? नाउ इट्स ऑल अबाउट अस, आपकी बॉडी में कैसे न्यूट्रिशन होता है, एंड जस्ट ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। देखो मैं क्या बोलती हूँ ना बच्चों को कि मोस्टली जैसे किसी को पसंद होता है ना अपने बारे में जानना, कुंडली दिखाना, हाथ दिखाना, बहुतों को शौक रहता है, तो मैं ऐसे बोलती हूँ ये हमारी कुंडली है, हमारी बॉडी की कुंडली है ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, तो ये क्या है, ये हमारी बॉडी की कुंडली है। तो इसमें तो इंटरेस्ट आना ही चाहिए कि हमारी बॉडी में किस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है। हम जंक फूड खाते रहते हैं, हम दिन भर खाते रहते हैं, पर उस फूड का हो क्या रहा है भाई, है ना, वो जानना तो ज़रूरी है ना। चलिए क्या हो रहा है, डाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले तो डाइजेशन रिफर्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये मैं आपको बताऊंगी अभी। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, लाइफ प्रोसेस में हम लोग 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। डाइजेशन, उसके बाद आएगा रेस्पिरेशन, उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद आएगा एक्सक्रीशन। ये 4 चीज़ें लाइफ प्रोसेस के अंदर है, ये चारों कनेक्टेड है बेटा। अब आप मुझे बोलो कि मैम आप पहले एक्सक्रीशन पढ़ा दो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। डाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, सारा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा आपके इंटेस्टाइन के थ्रू। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, रेस्पिरेशन, जो भी ग्लूकोज वगैरह हमने लिया, अब उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और उसके ब्रेक डाउन से क्या मिलेगी, हमें एनर्जी रिलीज होगी। तो रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना नहीं होता है, एनर्जी मिल रही है उससे हमें, ठीक है। और अब फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन, हमारे बहुत सी ऑक्सीजन जो हुई, CO2, इन सब के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा सिस्टम चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। अब क्या होगा, सब कुछ हो गया, पूरी चीज़ें हमारी बॉडी में चली गई, अब हमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी तो बन रहा है ना बॉडी में, उसको एक्सक्रीट आउट करना है, तो उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसलिए चारों सिस्टम लिंक्ड हैं, तो हम किसी को पहले या किसी को बाद में नहीं पढ़ सकते। तो अभी हम ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन की बात कर रहे थे, ये मैं आपको डेफिनेशन अभी बताऊंगी। जस्ट पहले हम एक नॉर्मल चीज़ देख लेते हैं। ह्यूमंस ओमनीवोर होते हैं। अब आप बोलोगे मैम हम तो है ना वेजिटेरियन है, तो हम ओमनीवोर कैसे हुए, हम तो हर्बीवोर होने चाहिए थे, बोलोगे ना, बहुत से बच्चे बोलते हैं, बट नहीं बेटा, एक्चुअली क्या होता है, कार्निवोर होते हैं जो क्या खाते हैं, फ्लैश ईटिंग। हर्बीवोर क्या होते हैं, जो फिर ग्रास प्लांट्स वगैरह खाते हैं। हम लोग ओमनीवोर हैं। सी वो हमारी पर्सनल चॉइस है कि हम लोग फ्लैश नहीं खा रहे हैं, पर हमारी जो बॉडी है, हमारा जो टीथ है, वो सब किसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं कि हम फ्लैश ईटिंग। आपने देखा होगा फ्लैश कैसे खाते हैं, इस तरीके से ऐसे खाते हैं। यहाँ पे आपके थोड़े तिकोने से तीखे तीखे दांत हैं, वो आपको किस लिए मिले हैं, फ्लैश के लिए, ठीक है। तो आप ओमनीवोर हो, आपकी चॉइस है, आपका मन है तो आप नॉनवेज भी खा सकते हो, फाइन। Humans are omnivore that can eat plant-based food as well as animal-based food. Fine. Being more complex, human have a very complicated nutrition system. हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमारा डाइजेशन बहुत ही अच्छा। अब आप बोलोगे मैम हम क्यों नहीं बॉडी के सरफेस से, जैसे अमीबा वगैरह करते, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म करते, तो हम क्यों नहीं बॉडी के सरफेस से ही एक्सक्रीशन कर सकते हैं या क्या, ठीक है। पर बेटा हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें बहुत ही अच्छे से ऑर्गन सिस्टम चाहिए होते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ एन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल आपके माउथ से शुरू होकर आपके एनस पे खत्म होती है। वो एक ही पाइपलाइन होती है, ठीक है, जो हमारे माउथ से जा रही है। वही पाइपलाइन क्या बन रही है, स्टमक बन रही है। वही पाइपलाइन क्या बन रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन बन रही है। वही लार्ज इंटेस्टाइन बन रही है, वही एनस होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, इन सबको हम बहुत ही डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं अभी। विच टुगेदर फंक्शन टू नरिश द बॉडी। 5 स्टेजेस होती है बेटा ह्यूमन न्यूट्रिशन में। इंजेशन सबसे पहला, इसमें क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड्स में मोस्टली। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। डाइजेशन आपके फूड का जितना भी है, डाइजेशन मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है जो हम ले रहे हैं उनको सिंपलर में कन्वर्ट करना। जो भी हम फूड लिया डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब करेंगे उसको, उसके बाद एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन मतलब जहाँ भी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसमें बॉडी में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होना, उसके बाद डाइजेशन हो जाता है, मतलब बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना अनडाइजेस्टेड फूड का। ये मैंने आपको बता ही दिया। ये कहाँ होता है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल में होता है, ठीक है।
होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, अगर आपकी इन केस डेफिनेशन आ जाती है तो पढ़ लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल्स टेक देयर फूड एज अ होल, कंप्लीटली लेते हैं हम, इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन बॉडी फूड पासेस थ्रू 5 स्टेप्स, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये 5 स्टेजेस होती हैं। आपसे इनकेस पूछ ले होलोजोइक न्यूट्रिशन तो आप बता देना। फाइन, देखो क्या होता है बेटा, एक चीज आपको मैं समझाती हूँ। देखो क्या होता है, जैसे हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स, हम डेली खाना खाते हैं, खाते हो या नहीं खाते हो ये बताओ जल्दी से, खाते हैं, ठीक है। हम जनरली क्या खाते हैं, चपाती खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, ठीक है, आलू खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, मोस्टली में यही चाहिए। अब है ना, आप फ्रूट नहीं खाओगे ना 5 दिन तो चलेगा, बट आप अगर रोटी सब्जी नहीं खाओगे ना 5 दिन, खत्म है, ठीक है। तो हम क्या क्या लेते हैं जनरली, हम क्या क्या लेते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, ये देखो दूसरा कलर लेते हैं, बहुत देर से इससे ही लिख रहे हैं ना, चलो क्या क्या लेते हैं हम जनरली, आप ले रहे हो कार्बोहाइड्रेट, है ना, ले रहे हो या नहीं, चपाती खा रहे हो, आलू खा रहे हो, उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आप ले रहे हो प्रोटीन, खा रहे हो या नहीं, कोई है जो प्रोटीन नहीं ले रहा है, दाल खा रहे हो, प्रोटीन मिल रहा है। आप ले रहे हो फैट, घी, तेल, इसके बिना तो काम चलना ही नहीं है बेटा। ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि हम इनको एज इट इज सेल तक नहीं भेज सकते हैं, समझ रहे हो, इनको हम एज इट इज सेल तक नहीं भेज सकते हैं, तो हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपके ग्लूकोज, ये हम सेल तक भेज सकते हैं। सेल इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बोलेगा ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं नहीं ले रहा हूँ इसको, तो हमने क्या करा, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, हमने ग्लूकोज बना दिया। फिर वो आएगा प्रोटीन, प्रोटीन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको भी सेल एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट फैट, फैट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फैटी एसिड में, फैटी एसिड, समझ रहे हो। ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स है, एज इट इज़ नहीं हमारे डाइजेस्ट होंगे, हमें नहीं एक्सेल तक जाएंगे, हमने इनको कन्वर्ट कर दिया। पर बोलोगे मैम ये कन्वर्ट तो हो गए, पर कैसे हुए ये कन्वर्ट, देखो मैं आपको बताती हूँ। इसमें जिस हीरो ने इनकी हेल्प करी है, हीरो कौन था, जल्दी जल्दी बताओ, कौन है हीरो, हीरो है हमारा एंजाइम, सुपरमैन, ठीक है। इस एंजाइम ने इनको सिंप्लीफाई होने में हेल्प करी है। एंजाइम क्या होता है बेटा, बायो कैटेलिस्ट होते हैं, क्वेश्चन आता है आपका, क्या होते हैं, बायो कैटेलिस्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को आपके सिंपल सब्सटेंसेस में सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब हम वापस हमारी पीपीटी की तरफ दौड़ते हैं। देखो अब हमने बता दिया कि एंजाइम तो है, एंजाइम क्या है, बायोकैटलिस्ट है, या ठीक है एक सिक्रीशन है। अब उसको सिक्रीट कौन कर रहा है मैम, देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है। अभी हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल और हमने एक पढ़ा एसेसरी ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल पूरा देखो, एलिमेंट्री कैनाल मतलब ये जो हमारा माउथ से होते हुए, ईसोफेगस से होते हुए आपका स्टमक बन रहा है, ठीक है, आपके फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन बन रही है, फिर आपके ये लार्ज इंटेस्टाइन बन रही है, ठीक है। ये पूरा एक ही पाइप है बेटा, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं, ये एक ही पाइपलाइन है जो सब कुछ बन रहा है, ठीक है। ये होती है एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल ही है ना पूरा। अब इनमें जो एडिशनल आपके ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, है ना, आपके पैनक्रियाज जुड़ा हुआ है, आपके लिवर जुड़ा हुआ है, इसके नीचे गॉल ब्लैडर है, ये सब क्या है, ये एसेसरी ऑर्गन है। ये क्या कर रहे हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, समझ में आ गया। ये साइड हीरो, बैक स्टेज हीरो है, इनके बिना काम नहीं चलना है, ये बैक स्टेज हीरो, ये हमें हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में। जो आपको फ्रंट में दिख रहा है वो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, गॉट इट, फाइन। अब देखो इस पूरे ऑर्गन्स में हमारे पास बहुत सारी ग्लैंड्स होती है। अब ग्लैंड्स क्या होती है मैम, जो भी आपकी बॉडी में सिक्रीशंस देती है वो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, ग्लैंड्स होती है, जो भी सिक्रीशन दे वो ग्लैंड्स होती है। अब वो सिक्रीशन जो दे रही है उनको क्या बोलेंगे,
एंजाइम। ठीक है, देखो अब मैं आपको समझाती हूँ। आपके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? माउथ हुआ, ईसोफेगस आ रहा है, उसके बाद स्टमक आ रहा है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है और लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है और एनस आ रहा है। ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के हुए। आपका लीवर है, पैनक्रियाज है, ये एसेसरी ऑर्गन हो गए। हम पहले बाद वाली चीज़ें देखते हैं, ये मैं आपको अभी बताती हूँ फंक्शंस। ये देखा, ये देखो, ये आपके माउथ, ये आपकी ईसोफेगस है, ये आपका स्टमक। स्टमक पीछे से बेटा, आपको लग रहा है कि कनेक्टेड नहीं, लेकिन पीछे से जुड़ा हुआ है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन बन रही है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है आपको, जुड़ी हुई है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ के ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन बना रही है। ये पूरी एंड हो रही है, माउथ से शुरू होकर एनस पे खत्म। फाइन। और देखो आपकी लिवर हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ, पैनक्रियाज हुआ, ये सब एसेसरी ऑर्गन्स हैं। देखिए, carbohydrate, protein and fats are complex substances, so simplification of these complex substances is digestion. Got it or not? And several chemical called enzyme, जो कि बायोकैटलिस्ट होते हैं, helps in digestion. Fine? ये मैंने आपको समझा दिया है। देखो बेटा, ये मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में सिंप्लीफाई होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में, फैट आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होएगा। फाइन, कन्वर्ट नहीं होगा, सिंप्लीफाई होएगा। ओके, सिंप्लीफिकेशन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया। अब आपके एंजाइम कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। देखो, पेप्सिन आपके प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्सिन आपको प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, लाइपेज आपके फैट एंड फैटी एसिड में। यह भी मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ, रुको। हमें ना एक बहुत ही अच्छा सा चार्ट बनाते हैं जिसमें आपको सब समझ आ जाएगा, फिर हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, ओके फाइन। ब्रश वाला अच्छा लगता है वैसे मुझे, चलो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे आता है बेटा माउथ। क्या होता है? माउथ है ना, माउथ सबके। ओके, माउथ के बाद क्या आएगा बेटा? ईसोफेगस। अब आप यूं मत कहना मैम ई से शुरू होती है। देखो, आप ईसोफेगस को ओ ई एस ओ भी लिख सकते हो, ई एस ओ भी लिख सकते हो। ईसोफेगस। उसके बाद क्या आएगा बेटा? स्टमक। उसके बाद क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ या ना? उसके बाद क्या आएगा बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। गॉट इट? माउथ में क्या होगा? अच्छे से सुनना, यही याद हो जाएगी चीजें। माउथ, माउथ में बेटा आपके, आप फूड खाते हो ना, एक क्वेश्चन आ सकता है। क्या आता है क्वेश्चन कि आपका डाइजेशन होता क्या है? आप मोस्टली क्या बोल देते हो? स्मॉल इंटेस्टाइन, आप स्टमक बोल दोगे, बट नहीं, आपका जो डाइजेशन है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे क्या होता है, अब बिना एंजाइम के तो हमारा डाइजेशन होगा नहीं, तो माउथ में क्या होता है बेटा? कौन सी ग्लैंड होती है? ग्लैंड आपकी होती है सलाइवरी अमाइलेज। कौन सी? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ये आपके, ठीक है, सिक्रीशन देती है सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है? ये आपके जो भी आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, चपाती खा रहे हो, उसको क्या करेगा? सिंप्लीफाई करेगा। ठीक है, उसको तोड़ेगा, सिंप्लीफाई करेगा। आप माउथ से क्या कर रहे हो? चीविंग कर रहे हो। चीव करके क्या होता है? वो सॉफ्ट हो जाता है। आपका जो भी सलाइवा है ना, सलाइवा ही वही होता है आपका एक्चुअली एंजाइम। वो आपको क्या कर रहा है? उसको सॉफ्ट कर रहा है, सॉफ्ट करके एक बोलस बना रहा है, मतलब गोल गोल बोलस बन जाता है, उसको बोलस बोलते हैं हम लोग। बोलस बना के उसको क्या करेगा? एनगल्फ कर देगा। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, ग्लैंड का नाम सलाइवरी ग्लैंड है, और सलाइवरी एमाइलेज वो सीक्रीट कर रही है, इतना ध्यान रखना। और ये क्या करता है? जो आपके कार्बोहाइड्रेट है उसको शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कि आपके जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, हम में, ह्यूमंस में ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है, प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में रहेगी। ध्यान रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। माउथ में इतना पूरा प्रोसेसिंग हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आप नोट भी कर सकते हो जो मैं बोल रही हूँ। माउथ में फूड चीविंग करी, उसके बाद उसमें क्या बन गया बेटा? बोलस। क्या बन गया?
बोलस, ठीक है। उस बोलस को हमने टंग की हेल्प से स्वेलो कर लिया। अब वो स्वेलो करके कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्या होगा? ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना, कोई एंजाइम नहीं है इसके अंदर। इसमें क्या होगा? एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। वो मूवमेंट क्या होता है जिसमें आपको बताती हूँ। देखो, जैसे ही आपका ईसोफेगस है, आपने एक फूड एनगल्फ किया, अभी क्या होगा? ये जो लेयर होती है ना, ये देखो जो वॉल्स है, इसमें ये पिंच आउट हो जाएगी इस तरीके से। देखो, ये पिंच आउट हुई, ये देखो, और आपका फूड यहीं पर है। ये पिंच आउट होके क्या करेगी? इसको पुश करेगी फूड को, और वो पुश होके कहाँ चला जाएगा? हमारे स्टमक में चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। फाइन, ठीक है। इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के बाद फूड कहाँ चला जाएगा? स्टमक में। स्टमक में क्या करेगा भाई? देखो, स्टमक में हमारे पास 3 चीजें होती है, बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझा रही हूं। बोलस बना, बोलस आ गया इसोफेगस के थ्रू पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की हेल्प से स्टमक में। अब स्टमक के अंदर क्या हो रहा है बेटा? स्टमक में हमारे क्या क्या होता है? देखो, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, 3 चीजें हैं। पहली तो हमने पढ़ ली सलाइवरी एमाइलेज, सेकंड हमने पढ़ ली HCl, थर्ड पढ़ लेंगे पेप्सिन और फोर्थ पढ़ लेंगे म्यूकस। HCl क्या कर रहा है बेटा? यहां हमने ना कार्ब्स को, चलो हमने 3 चीज की बात करी थी, यहां पे लिख देते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करी थी, प्रोटीन की बात करी थी और फैट की बात करी थी, राइट। 3 चीज की बात करी थी। कार्ब्स की यहाँ पे नंबर आ गया, अब नंबर आना चाहिए ना प्रोटीन का। देखो क्या हो रहा है, HCl क्या करता है? HCl है ना जो हमारा बोलस, फूड जो पेट में आ रहा है, स्टमक सबसे पहले तो क्या करेगा? जैसे ही फूड हमारे अंदर चला गया, मैं आपको एक वीडियो बताऊंगी, वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा उससे कैसा प्रोसेसिंग है, बिल्कुल एंड ऑफ द चैप्टर में। फूड जो हमारा मस्कुलर ऑर्गन है स्टमक क्या करेगा? इस तरीके से मूवमेंट करेगा। अब मूवमेंट करेगा तो क्या होगा? उसके अंदर जो भी फूड है वो मिक्स होएगा HCl के साथ। स्टमक में है ना HCl, अब वो मिक्स होएगा तो क्या करेगा? फूड को एसिडिक मीडियम दे देगा। एसिडिक मीडियम क्यों देना है मैम? इतना क्या जरूरी है एसिड हमारी बॉडी में? एसिड इसलिए जरूरी है क्योंकि एसिड से ही पेप्सिन जो होगा वो आपके क्या होगा? एक्टिवेट होगा। पेप्सिन क्या होता है बेटा? पेप्सिन बस इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जैसे ही HCl रिलीज होता है, फूड एसिडिक होता है, तब जाके पेप्सिन एक्टिवेट होगा, ठीक है। HCl क्या क्या कर रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। HCl आपके एक तो आपके एसिडिक मीडियम दे रहा है, यस और नो? एसिडिक मीडियम दे रहा है। एसिडिक मीडियम से क्या हो रहा है? एक्टिवेट कर रहा है किसको? पेप्सिन को, ठीक है ना। उसके अलावा जो भी अगर फूड के साथ कोई जर्म्स चले जाते हैं तो उनको क्या करेगा? मारेगा, किल कर देगा। याद रहेगा क्या? ठीक है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन आपके बेटा प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। अब सोचो HCl अगर इसको है ना HCl एक्टिवेट ही नहीं करेगा तो प्रोटीन आपके अमाइनो एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा? जल्दी बताओ, है ना। नेचर ने हमारी बॉडी को बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया है। कितने इंटेलिजेंट होंगे ना गॉड, ठीक है। प्रोटीन क्या हुआ? अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब रहा म्यूकस की बात। बेटा डोंट यू थिंक कि हमारी बॉडी में एसिड कैसे रह सकता है? आप लेबोरेटरी में जाओगे ना तो आपके जो केमिस्ट्री टीचर होंगे वो आपको टच भी नहीं करने देते हैं HCl। अगर आप उसको ऐसे आपकी स्किन पे गिर जाएगा तो स्किन पे गड्ढा हो जाएगा, इतना स्ट्रांग होता है। अब सोचो, पर वो हमारे स्टमक के अंदर है। कैसे? देखो, जो हमारा स्टमक होता है ना, ये जैसे स्टमक है ना, ये देखो जो हमारा स्टमक है, तो ये स्टमक लाइनिंग जो होती है ना, इसमें म्यूकस होता है। तो वो म्यूकस की वजह से क्या होता है? जो एसिड है वो उस पर रिएक्ट ही नहीं कर पाता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। म्यूकस क्या कर रहा है कि उसको एसिडिक मीडियम से वॉल को बचा रहा है। गॉट इट? ओके। अब आपका स्टमक में जो फूड है, ये तीनों चीजें हो चुकी है, वो चर्न हो चुका है,
ठीक है। अब वो जो फूड जाएगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको बेटा बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। जो स्टमक में एंटर हुआ था वो था बोलस, जो स्टमक से जा रहा है दैट इज काइम। अब वो चला जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ चले जाएगा जल्दी बताओ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा मैम? हमने एक एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, आपको याद हो तो। क्या पढ़ा था एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में? लिवर, पैनक्रियाज। क्या करता है लिवर? लिवर आपके बाइल सिक्रेट करता है। बेटा एक चीज देख लो, लिवर, आपने गॉल ब्लैडर सुना होगा, लिवर क्या करेगा? बाइल जूस बनाएगा, लेकिन जो इसको स्टोर करता है ना वो गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोर करेगा। फिर आपके पैनक्रियाज के बारे में मैं बताऊं, पैनक्रियाज आपके पैनक्रियाटिक जूसेस बनाता है, पैनक्रियाटिक जूसेस बनाएगा और वो भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब होता ये है कि जो लिवर है और जो पैनक्रियाज है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं? लिवर क्या बना रहा है बेटा? बाइल। पैनक्रियाज क्या बना रहे हैं बेटा? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूसेस में भी क्या बताओ? ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन और लाइपेज दो चीजें बन रही है। यह आपका तो बाइल जूस है ही, इसमें बाइल सॉल्ट वगैरह होते हैं, इनका यूज अभी हम देखते हैं। ये दोनों का जो सीक्रेशन है ना बेटा, क्या होता है? जो आपके स्टमक है और फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन बन रही है, तो लिवर से क्या हो रही है? एक डक्ट आ रही है, इधर पैनक्रियाज से एक डक्ट आ रही है, और वो दोनों कहाँ मिल रही है? वो दोनों एक पहले तो जुड़ के और कहाँ मिल रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है ना वो डिओडिनम होता है। क्या होता है? डिओडिनम बोलते हैं उसको। तो ये डिओडिनम में खुल रही है। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि पेज को देखो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जो आपके पैनक्रियाज हैं और आपके लिवर, आपका हाँ लिवर, इनसे क्या हो रहा है? पैनक्रियाज से आप क्या आ रहा है? बाइल। आई एम सो सॉरी, पैनक्रियाज से आप क्या आ रहे हैं? पैनक्रियाटिक जूस। और लिवर से आ रहा है आपके बाइल। ठीक है। हाँ, जो मैं आपको चीज़ बता रही थी, जैसे हमने पढ़ा है कि ईसोफेगस, स्टमक, ठीक है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन बन गई, लार्ज इंटेस्टाइन, पर मैंने आपको बोला था ये एक ही पाइपलाइन है। बट क्या होता है बेटा कि क्या होता है कि यहाँ पर ना गेट्स होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? गेट्स होते हैं। ओके फाइन, ठीक है। क्या होता है बेटा, जो हमारे ये पूरा सिस्टम है ना, इसमें क्या होता है कि ये जो जितना भी है इनके बीच में ये कनेक्शन तो है। यहाँ पे कनेक्शन के बीच में ना कुछ गेट होते हैं हमारे। गेट क्यों होते हैं? अब देखो ना, यहाँ का HCl ऊपर चला गया तो आपको एसिडिटी फील होती है? कभी होती होगी ना। वो इसलिए होती है क्योंकि आपके स्टमक का एसिड कई बार आपके ईसोफेगस में आ जाता है। तो यहाँ पे स्फिंक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? क्या बोलते हैं उनको? स्फिंक्टर। स्फिंक्टर आपके क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं कि जो आपके स्टमक का कंटेंट है वो ईसोफेगस में चला जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कंटेंट है वो स्टमक में ना आ जाए। इनके पर्टिकुलर नाम भी होते हैं। इस वाले जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच का जो स्फिंक्टर है उसका हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, और जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच का ये स्फिंक्टर है उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, ओके, गॉट इट, फाइन। ये आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब
जो आपके स्टमक है ना, वहाँ से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम आ चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा हो रहा है कि जो आपकी जैसे ये आपके ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, यहाँ से जैसे ये लीवर है और ये पैनक्रियाज है, यहाँ से 2 डक्ट आ रही है, ये 2 डक्ट मिलके एक साथ आ रही है और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रही है। ये क्या क्या रिलीज कर रहे हैं, बाइल जूस। बाइल जूस क्या कर रहा है मुझे बताओ। सबसे पहले जो आपका एसिडिक फूड आ रहा है, हमने देखा था कि जो एसिडिक मीडियम का कारण था वो था कि हमारे पेप्सिन उस पर काम कर सके। क्या अब उसका कोई यूज़ है? नहीं। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस थोड़ी है भाई, तो हमें उसको अल्कलाइन करना पड़ेगा ना। तो आपका जो बाइल सॉल्ट वगैरह, जो बाइल जूस है, उसको क्या कर देगा, सबसे पहले तो एसिडिक मीडियम से उसको अल्कलाइन कर देगा फूड को, हाँ या ना? ठीक है। पैनक्रियाटिक जूसेस क्या करेंगे बेटा? पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियाज रिलीज कर रहा है, देखो पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज में हो रहे हैं बेटा ट्रिप्सिन, पेप्सिन का भाई ट्रिप्सिन, ठीक है। क्यों बोला मैंने पेप्सिन का भाई ट्रिप्सिन? क्योंकि ये भी जो बचा खुचा प्रोटीन आपके पास है उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। लाइपेज क्या कर रहा है, जो आपके फैट है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। क्या आपको समझ में आया? यस। तो आपके क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी फूड था वो अल्कलाइन हो चुका है बेटा। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट भी होता है। बाइल सॉल्ट क्या करेगा, आपके क्वेश्चन आता है बोर्ड में, एमल्सिफिकेशन, ठीक है। एमल्सिफिकेशन क्या होता है? क्या होता है बेटा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ना लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, और हमारी बॉडी में लार्ज चीज़ों का काम नहीं है बेटा। उसको क्या करेगा, हमने क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो जो हमारा बाइल सॉल्ट क्या करता है, उसको तोड़ के सिंप्लीफाई कर देता है, मतलब ब्रेकिंग ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू सिंपलर वन इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। फाइन। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो चुका है, बाइल जूस सिक्रीट हुआ, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो गया और अल्कलाइनिटी मेंटेन हो गई फूड की, मतलब काइम की, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस ने क्या किया, ट्रिप्सिन और लाइपेज रिलीज हुए तो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। आया क्या समझ में? जल्दी बताओ, इजी था ना? फिर क्या हुआ, चलो हमारे जितना भी न्यूट्रिशन था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन है ना बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पता है क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी जो आप लेयर है ना, इसको आप देखोगे विलाई होती है इसमें। विलाई क्या होती है, चलो मुझे एक चीज़ बताना, जैसे एक सीधी लाइन है, अगर मैं इसमें बोलूँ एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन ये एब्जॉर्प्शन, पर एक हमारे पास इस तरीके की लेयर है, ये। अब मुझे बताओ इसमें एब्जॉर्प्शन की मैं बोलूँ तो यहाँ से भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ भी 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 हो रहा है, तो क्या इसका सरफेस एरिया बढ़ा? तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, इसमें बहुत सारी विलाइज होती हैं। क्या बोलते हैं इनको? विलाइज होती है। विलाइज आपके एब्जॉर्प्शन रेट, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू। तो जितना भी ये विलाइज है इसके एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ा देती है। बहुत सारी विलाइज होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद रहेगा क्या? ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प इन द इंजेशन ऑफ फूड हम ले रहे हैं इससे। अभी मैंने आपको पूरा समझा चुके हैं, पर अपन एक रिवीजन काइंड ऑफ हो जाएगा। बकल कैविटी, माउथ को पूरे को बकल कैविटी बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ, इज कॉल्ड कॉमनली रेफर्ड टू एज द माउथ। द सलाइवरी ग्लैंड आर ओपन इन द बकल कैविटी एंड पोर सलाइवा विच इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यस। ईसोफेगस की बात करें, जस्ट फूड माउथ के नीचे ईसोफेगस आ रहा है, द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द ईसोफेगस। यस, इट इज अ मस्क्यूलर ट्यूब, मसल ट्यूब है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, स्फिंक्टर होते हैं एट ईच एंड,
इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड, मैंने आपको स्फिंक्टर बताया था ना, कार्डियक स्फिंक्टर है ना। इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है बेटा, फूड फ्लूइड सबको कहाँ पे स्वेलो करके कहाँ पहुंचाना, स्टमक तक पहुंचाना। पेरिस्टैटिक मूवमेंट के थ्रू फूड जाता है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ। स्टमक, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है स्टमक, एक थिक वॉल, क्या होता है, थिक वॉल्ड, बहुत ही थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, फूड को इसोफेगस से रिसीव करेगा एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा। जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो म्यूकस, HCl और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है, मैंने आपको बताया था। फूड इज चर्न्ड इनटू अ सेमी सॉलिड मास इन द स्टमक इज कॉल्ड काइन, ठीक है, स्टमक उसको पूरा चर्न आउट कर देगा, मिक्सी वो देखी होगी ना आटा चक्की वैसा। एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड, एंजाइम जो भी वो सारा फूड को ब्रेक डाउन कर देंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसमें, पार्शियल प्रोटीन और पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करेगा। प्रोटीन में कैसे हेल्प करेगा, पेप्सिन को एक्टिवेट करके, और आपकी किल्स जर्म्स। द म्यूकस सीक्रेट बाय द वॉल ऑफ स्टमक रेजिस्ट द एक्शन ऑफ HCl ऑन इटसेल्फ। मैंने जो आपको बताया कि म्यूकस क्या करेगा, HCl से प्रिवेंट करेगा स्टमक की वॉल को। नेक्स्ट, ओके, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, कोई बात नहीं चलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट ऑर्गन, इट दैट इज मतलब लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन है। बोलोगे मैम नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज कैसे, बेटा इसकी जो लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा है, अबाउट 20 फीट लॉन्ग। इन ह्यूमंस हमारे अंदर 20 फीट की होती है। इट हैज रीजन्स, द डियोडिनम, डियोडिनम होगा जो स्टार्टिंग पार्ट होगा है ना, विच फॉलोज स्टमक, मतलब जैसे ये स्टमक है ना, ये स्टमक है तो जो फर्स्ट पार्ट होगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये स्मॉल, तो ये जो फर्स्ट पार्ट होगा ना जहाँ पे जुड़ता है इसी को हम डियोडिनम बोलते हैं, ठीक है। द जेजुनम इज द मिडिल वन, जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपके ये स्टमक है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। मैं बहुत रफली बना रही हूँ, डोंट जज माई ड्राइंग हेयर, ठीक है। तो आपका जो स्टार्टिंग पार्ट है ये डियोडिनम है, ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा आपका जेजुनम, ठीक है, जेजुनम। और जो लास्ट पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, यहाँ से कनेक्ट होती है इससे लार्ज इंटेस्टाइन से, जो ये वाला पार्ट होता है ना वो होता है आपका इलियम, ठीक है। इलियम इज द लेटर रीजन। द इंटरनल सर्फेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। विलाई के बारे में आपको बता चुकी हूँ। अ कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड लिवर ओपन इनटू द डियोडिनम। यस, मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन, ये मैं हटा देती हूँ ताकि आप पढ़ लें अच्छे से इसको। मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपको बोलें कि एब्जॉर्प्शन वगैरह कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें 5 फीट की होती है बेटा। इट हैज़ 2 रीजन, 2 रीजन होते हैं, कॉलोन रेक्टम, ठीक है, कॉलोन रेक्टम होता है। द रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर द इलियम इज कॉल्ड कॉलोन एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड रेक्टम। मतलब ये जो ये होती है ना स्टार्टिंग, इसको क्या बोलते हैं, कॉलोन, और जो बिल्कुल लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम रेक्टम, ठीक है। जैसे ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, देखो ठीक है, यहाँ से अच्छा ओके। तो जो रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर द इलियम, इलियम क्या था बेटा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट था, यहाँ पे खत्म, यहाँ से कनेक्ट हो रहा था। तो जो ये वाला पार्ट है ना इसको आप क्या बोल दोगे, कॉलोन, ठीक है। ये कॉलोन है पूरी, ये क्या होता है, ये क्या होती है, असेंडिंग कॉलोन है, ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, ये डिसेंडिंग कॉलोन है, और ये जो ये वाला पार्ट होता है ना ये रेक्टम होता है, ठीक है ना। एट द बेस ऑफ असेंडिंग कॉलोन फिंगर लाइक आउटग्रोथ इज सीन इज कॉल्ड अपेंडिक्स। आप बोलते हो ना अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स क्या, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। बहुत पहले जब हम लोग है ना, जब ह्यूमंस जो होते थे खाना पकाना नहीं जानते थे, वो कच्चा ही खा जाते थे, तो उस समय अपेंडिक्स हेल्प करता था। लेकिन आज हम लोग तो बिल्कुल पका के खाते हैं ना खाना, कच्चा खाते हो कि तुम लोग पका के खा रहे हैं, तो उसमें अपेंडिक्स हमारे यूज ही नहीं आ रहा है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। और आपके कई बार पेन होता है, बोलते हो अपेंडिक्स हो गया। अब आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो क्या बोलोगे, अपेंडिसाइटिस हो गया। अपेंडिसाइटिस मतलब इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है बेटा, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स।
अब क्या होता है, रेक्टम ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द एनस एज इंटरनल एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। एनस में भी क्या होता है, स्फिंक्टर्स हो जाते हैं। बुढ़ापे में क्या होता है, एक तो बुढ़ापा और एक बिल्कुल बचपना। उसमें क्या होता है कि जो जैसे अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो वो होल्ड नहीं कर पाता है ना, और वहीं स्टूल पास आउट कर देते हैं। तो उस समय क्या होता है बेटा, जो स्फिंक्टर्स होते हैं ना, वो स्फिंक्टर्स होते नहीं, एक्टिवेट नहीं रहते हैं, मतलब बच्चों में तो नहीं रहते, और बिल्कुल एज जो हो जाती है ना ज़्यादा, तो एनल स्फिंक्टर्स खराब हो जाते हैं, इसलिए उनका क्या स्टूल पास आउट हो जाता है। ग्लैंड्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ बेटा सारी, एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, गॉलब्लैडर, पैनक्रियाज, ये ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स क्यों हैं, क्योंकि ये सिक्रीट कर रही है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट कर रही है, जो क्या कर रहा है, माउथ में डाइजेशन को शुरू कर रहा है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन रिलीज हो रहा है। लिवर में क्या हो रहा है, बाइल सिक्रीट हो रहा है। मैंने आपको जो पढ़ाया था ना, ये उसकी समरी है। बाइल क्या कर रहा है, फैट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। पैनक्रियाज बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस। और एंजाइम कौन से, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ये आपके पैनक्रियाटिक जूसेस हैं। इजी है ना, फाइन। एक इंफॉर्मेशन, इसके बाद आप बिल्कुल हमारी क्लास खत्म हो चुकी है। ग्रेजर्स, जो आपने देखा होगा ना, गाय भैंस बकरी सब चरने जाते हैं ना, तो उनकी क्या होता है ना बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। यूँ मत समझना कि लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, जो उसकी उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लंबी ज़्यादा होती है। क्यों बेटा, क्योंकि ये लोग प्लांट्स खाते हैं डायरेक्ट, और प्लांट में होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का डाइजेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मतलब आज हम खा लेंगे ना तो हमें बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगा। इसका डाइजेशन बहुत ज़्यादा, इसलिए इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ज़्यादा लंबी होती है, तो ज़्यादा समय लेता है वो किसके लिए, डाइजेस्ट होने के लिए। अब कार्निवोर खाते हैं, कार्निवोर ज़्यादा मीट खाते हैं, तो उनका डायरेक्ट उनका डाइजेशन बहुत ईजी होता है, और हम लोग भी, ठीक है, हमारा तो नॉर्मल है ही सही। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस, ट्रस्टिंग अस, एंड स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।